हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व किए। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ा, नंबर ऑफ मोल, इक्विवेलेंट मोल के बारे में पढ़ा, उनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी करे। अभी जो लेक्चर है उसमें हम सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे। मेनली जो टॉपिक है वो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस है इन लिक्विड। तो हम पहले सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में भी पहले सोल्यूबिलिटी के बारे में बताया, उसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए सोल्यूबिलिटी क्या होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कौन सा, यानी कि मेनली हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं, और इन ग्राम्स डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सोलवेंट, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व होता है एक यूनिट वॉल्यूम, मतलब हम 1 लीटर लेके चल सकते हैं 1 लीटर वॉल्यूम के सोलवेंट में, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक जब तक कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या मतलब है। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सैचुरेटेड स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट होती है किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें फर्दर सोल्यूट का डिजोल्व होना बंद हो जाए, यानी कि जहाँ जिस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर हम बोलेंगे कि ये हमारे सॉल्यूशन की सैचुरेटेड स्टेट आ गई कि इसमें फर्दर अगर हम और सोल्यूट ऐड करना चाहें, डिजोल्व करना चाहें तो वो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सोल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सोलवेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी को हम ग्राम पर लीटर या फिर मोल्स पर लीटर में नापते हैं। इसको हम दिखाते हैं जनरली, मैंने आपको बताया था कि जाई लिख के एक्स ऑफ गैसेस, यानी कि हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं इन लिक्विड। तो हम अब पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो सोल्युबिलिटी होती है उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सोल्युबिलिटी होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा वो है नेचर ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट। सोलवेंट और सोल्यूट के नेचर पे सोल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। देखिए एक कंसेप्ट, एक प्रिंसिपल हम हमेशा से पढ़ते हैं आए हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक। हमने हमेशा पढ़ा है कि जो पोलर होगा वो पोलर में ही क्या होगा, डिजोल्व होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें H2O की, NaCl में अगर जब हम इनको डिजोल्व करते हैं तो दोनों क्या है, पोलर है, पोलर ही सोलवेंट होगा और पोलर ही क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो यहाँ पे जो सोल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, है ना। यहाँ पे देखिए बेंजीन ले रखा है और हमने दूसरा क्या ले रखा है, CCl4 ले रखा है। दोनों ही नॉन पोलर है, नॉन पोलर सोलवेंट है और नॉन पोलर सोल्यूट है। तो इनमें जो सोल्युबिलिटी का एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम लाइक डिजोल्व लाइक के प्रिंसिपल को फॉलो करके कि जो हमारी सोल्युबिलिटी है वो नेचर ऑफ सोलवेंट और नेचर ऑफ सोल्यूट दोनों पे ही डिपेंड करती है इक्वली, कि दोनों का नेचर कैसा है। सेकेंडली देखिए फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखिए हमने जनरली पढ़ा है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट। सोलवेंट हमेशा एक रहेगा, सोल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि मेनली जो सोलवेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट रहेंगे सारे सोल्यूट में कंसीडर होंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सोल्यूशन है हमारा सोल्यूट और सोलवेंट दोनों से मिलके बनता है। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है सोल्यूशन पे, यानी कि सोल्यूशन की सोल्युबिलिटी पे, वो टेम्परेचर जो हमारा रिएक्शन है, यानी कि सोल्यूशन के दौरान, सोल्यूशन जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके दौरान जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। फर्स्ट केस लिया हमने एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक मतलब जब भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब करना। तो उसमें अगर हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है और अगर फर्दर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं सोल्युबिलिटी के लिए, रिएक्शन को कराने के लिए सोल्यूट और सोलवेंट के दोनों के कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाए, इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
सेकेंडली जो केस है वो हमारा एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होना, यानी जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही हो और उस रिएक्शन के दौरान हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। देखिए जब भी हम रिएक्शन करा रहे हैं और एक्सोथर्मिक है मतलब ऑलरेडी हीट उसमें से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब उसको हीट की जरूरत नहीं, और फर्दर हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली सोल्युबिलिटी पे क्या होगा, रिवर्स इफेक्ट होगा और सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है हमारी सोल्युबिलिटी पे, किसी भी सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी पे, वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगी कि वो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, रिएक्शन कंडीशंस पे, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्लास 11th में। अभी देखिए थर्ड जो फैक्टर है वो है प्रेशर का। तो देखिए जैसा कि हम क्लास 7th 8th से पढ़ते आए हैं कि जो हमारे सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं, अगर हमारा जो सोल्यूट है उनका नेचर लिक्विड टाइप का हो या सॉलिड टाइप का हो तो वो तो क्या होते हैं, ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, उनको फर्दर कंप्रेस करना क्या मुश्किल होता है ना। लेकिन जो हमारे गैसेस सोल्यूट होते हैं वहाँ पे कंप्रेशन के चांसेस होते हैं, यानी कि जब भी हम सोल्यूट में हम गैसेस किसी भी सब्सटेंस को ऐड करना चाहेंगे, मतलब लेना चाहेंगे, तो वहाँ पे कंप्रेशन के चांसेस होते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट दिखेगा। लेकिन जब भी सॉलिड या फिर लिक्विड सोल्यूट का केस लेंगे वहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट हमें सोल्युबिलिटी पे नहीं दिखेगा। तो इन कंसेप्ट को पढ़ते हुए नेक्स्ट जो थी हमारी हेनरीज लॉ थी, इसने सोल्युबिलिटी के कंसेप्ट पे ही बताया था। तो देखिए हेनरीज लॉ क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। इसने बताया कि जो गैस की सोल्युबिलिटी होगी ना किसी भी लिक्विड में, मैंने आपको बताया कि जो हम सोल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं ना वो गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। अभी जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो देखिए हेनरीज ने इसी कंसेप्ट को क्लियर किया था कि जो सोल्युबिलिटी होगी किसी भी गैस की किसी लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर के, उसी गैस के पार्शियल प्रेशर के अबव द लिक्विड सरफेस। देखिए जब भी हम कोई भी बीकर लेते हैं और अगर हम इसमें पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें O2 भी हो सकती है, NO2 भी हो सकती है, कोई भी मतलब एक से ज़्यादा गैसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, यानी कि जिस भी गैस की बात कर रहे हैं उसका जितना पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर वही क्या होगी, उस गैस की सोल्युबिलिटी होगी इन द लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर जो सोल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये बताया था हेनरीज ने। यानी कि इसने अगर हम लिखना चाहें तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। पार्शियल प्रेशर क्यों यूज़ किया, क्योंकि गैसेज एक से भी ज़्यादा हो सकती हैं, तो टोटल प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो वो टोटल गैसेज के प्रेशर के बराबर होगा। इसलिए हम पर्टिकुलर एक गैस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने पार्शियल प्रेशर को लेके चले हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए सोल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, मोल फ्रैक्शन। अगर हम सोल्युबिलिटी को दिखाना चाहें तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए हमने बताया कि जो सोल्युबिलिटी है वो किसके बराबर होगी कि कितना किसी लिक्विड के ऊपर पार्शियल प्रेशर है उस गैस का, यानी कि जितनी सोल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि ये बोल सकते हैं हम कि जो गैस होगी हमारी उसको हम किसकी फॉर्म में लेंगे, मोल फ्रैक्शन। ना ही हम ग्राम की फॉर्म में लेंगे, ना ही हम मोल्स की फॉर्म में लेंगे, हम किसकी फॉर्म में लेंगे, मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि कितनी गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व है वो हम किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन एक यूनिट की फॉर्म में ले रहे हैं, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा सोल्युबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस। सेकेंडरी हम ये पढ़ रहे हैं, इसी चीज को बस दूसरे तरीके से डिफाइन किया है कि partial pressure of gas above liquid surface is directly proportional to mole fraction of gas in that liquid। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो गैस, हम बात वही है बस दूसरे तरीके से समझाना है इसको, कि जो सोल्युबिलिटी हमने ली गैस इन लिक्विड उसको हम कि कितनी गैस लिक्विड में डिजोल्व हुई, कितनी सोल्यूबल हुई, वो किसकी फॉर्म में लेना है, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेना है। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, KH लेंगे, KH क्या होगा हमारा, हेनरीज कांस्टेंट होगा, और लास्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा जिस भी लिक्विड में हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो P है वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, KH क्या होगा हमारा हेनरी कांस्टेंट, और X क्या होगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यूनिट अगर हम बात करें KH की, तो देखिए मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन तो यूनिट की बात करें तो इसकी तो होती नहीं, तो जो KH की यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, पार्शियल प्रेशर के। तो जो KH की यूनिट होगी वो एटमॉस्फेयर की प्रेशर के बराबर हो सकती है, बार में हो सकती है, या मिलीमीटर HG में, mmHg में भी हो सकती है, यानी कि जो भी पार्शियल प्रेशर की यूनिट होगी वही क्या होगी हमारे KH की, या फिर हम बोल सकते हैं हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होगी। जब भी हम पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, क्योंकि ओबियसली आएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। यहाँ से इसका स्लोप काउंट करेंगे tan थीटा करके, P अपॉन क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल्स टू KH, जो कि हमारा हेनरीज कांस्टेंट है। अभी देखिए KH की वैल्यू जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस, ओबियसली गैस के नेचर पे तो डिपेंड करेगी, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, सोलवेंट के नेचर पे भी, क्योंकि जो हमारी हेनरीज लॉ है यानी कि सोलिबिलिटी है वो मेनली दो ही चीज़ों पे डिपेंड करेगी, किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे, यानी कि सीधे सीधे क्या है, नेचर ऑफ गैस पे, और नेचर ऑफ लिक्विड पे यानी कि नेचर ऑफ सोलवेंट पे। अगर गैस डिजोल्व हो रही है लिक्विड में, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सोलवेंट है वो क्या है, लिक्विड है उसमें, और जो सोल्यूट है वो गैस को हम एज ए सोल्यूट ले रहे हैं। तो इस तरीके से सीधे सीधे पता लग रहा है हमें कि जो KH की हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस पे एंड नेचर ऑफ सोलवेंट पे, जो भी हम सोलवेंट ले रहे हैं। आई होप आपको हेनरीज लॉ का और सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड का कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। हेनरीज लॉ को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेरी हो, पीछे की कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे उसको। तब तक के लिए बाय।